विभाग रिकॉर्ड बना रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में आज देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर बना जहां रूस निर्मित स्पुतनिक दवा लगाई गई। पहले चरण में गुरुग्राम में 30,000 वैक्सीन मिली है। गुरुग्राम में पहला सेंटर सेक्टर 31 में शुरू किया गया है। सेंटर में पहली बार करीब 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और बाकायदा उन्हें आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। अभी तो लगाए हैं, पहला डोज है, अभी सेकेंड डोज 31 जुलाई को डेट दिए हैं, तब पता चलेगा। बट अभी तो लगाए, वेट करते हैं, कल परसों तक जब देखेंगे पता चलेगा कितना स्मूथ है क्या नहीं। हमें पहले कोविशील्ड को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब स्पुतनिक आ गई, तो कितनी राहत मिलेगी, आप किस तरह देखते हैं? राहत सबको मिलेगी क्योंकि वैक्सीनेशन जो कमी हो रही थी लोगों के बीच में, लोग ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही थी, वो अभी मिल जाएंगे। तो कोई नया वैक्सीन आया तो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, ईजी रहेंगे, तो लोगों का आसान रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में वैक्सीन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में वैक्सीनेट हो जाएंगे लोग। तो किस तरह देखते हैं अब इसकी शुरुआत? शुरुआत अच्छी है, अभी पहला डोज आए हुए हैं, सेकेंड डोज बहुत जल्दी 31 जुलाई को डेट दिए हैं, 21 दिन के अंदर लग रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हम जल्दी वैक्सीनेट हो रहे हैं, शुरू सेफ रहेंगे। आगे आने वाले कोविड जो थर्ड स्टेज आ रहा है उसके लिए हम सेफ ही रहेंगे, तो अच्छा लिए हमारे लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। जितने जल्दी हो सके लोग लगाएं वैक्सीन, वो अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि स्मूथनी लग रही है, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी कोविड हमें भी हुआ था, बेस्ट है, गुड है। पहले कोविशील्ड लग रही थी, वो वैक्सीन लग रही थी, अब स्पुतनिक लग रही है, कितनी राहत मानते हैं? नहीं, कोविशील्ड का रिज़ल्ट सुना था, उसमें फ़ीवर वगैरह होता है, इसमें था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी इसी की वेट थी हमारे को। तो आज अब जब आप यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए तो क्या प्रक्रिया जो है यहाँ पे रही, या कोई रजिस्ट्रेशन की यहाँ जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें वेट नहीं करना पड़ा, हमने तो डायरेक्ट जाके लगवा लिया। उन्होंने ये बड़ा हमारे को वो करा था कि बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेना, आप पहले वैक्सीनेशन करवा लें। देखिए, ऐसे है कि जो स्पुतनिक है वो लगाई तो हमारे सरकारी सेंटर पर गई है, लेकिन जो हमने भारत सरकार की गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक ये वर्क स्टेशन आज डिक्लेयर करके और डॉक्टर्स फॉर यू करके जो NGO है उनके माध्यम से लगाई गई है, और उनके द्वारा ये हमें CSR के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी गई है। तो टोटल जो हमें प्रॉमिस किया गया है वो 20,000 डोजेस का किया गया है, जिसमें 10,000 लोग जो हैं, क्योंकि 1+1 अगर 2 डोजेस सबको लगेंगी तो 10,000 लोगों को हम स्पुतनिक से कवर कर पाएंगे। बाकी आगे कोशिश करेंगे कि और भी, हमने इनको कहा है कि और भी अगर आप ये CSR में दे सकते हैं तो और भी हम उसको लेने के लिए तैयार हैं और उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के बाकी जिलों में भी अब इस तरह का स्पुतनिक लगाई जाएगी? देखिए, ऐसे है क्योंकि स्पुतनिक की जो सप्लाई है अभी तो सिर्फ आप देख रहे हैं कि CSR में हमें मिली है। अभी रेगुलर सप्लाई जो हमें मिल रही है गवर्नमेंट से वो हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिल रही है। तो एज एंड व्हेन जहाँ पर भी इस प्रकार की इनिशिएटिव्स होंगे, अगर कोई भी हमें इस प्रकार से अगर CSR में देता है तो बाकी जिलों के लिए भी वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो। हरियाणा में अगर सर वैक्सीनेशन की बात करें तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है। कितना टारगेट रखा गया सर आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए? देखो, ऐसे है कि हरियाणा में जो इस टाइम पे जो ओवरऑल हरियाणा में 97,63,000 डोजेज जो हैं वो यूज़ हो चुकी हैं और पेनिट्रेशन लेवल हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जो भी हमारे पास सप्लाईज आ रही हैं उनमें हमारा 2 ही मेन टारगेट है। नंबर 1 कि जितने लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और वो सेकंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं, उनको बाकायदा आइडेंटिफाई करके वर्कर्स खुद जाके उनको लेके आएंगे और उनकी सेकंड डोज जो है उसको कंप्लीट कराएंगे ताकि उनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए। एंड सेकेंडली, जितने रूरल एरियाज़ हैं डीप पेनिट्रेट करके वो लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं, मेंटली चैलेंज हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, खुद नहीं आ सकते हैं, और भी जिस तरह से कोई उनकी कोई इनहिबिशंस हैं, उन सब लोगों को एक मोटिवेट करके उनके लिए स्पेशल कैंपेन हम चला रहे हैं कि उन लोगों को हम एटलीस्ट जहाँ फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है उनको फर्स्ट डोज के लिए कवर करें। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सर हरियाणा कितना तैयार है? ऐसे है कि जहाँ तक कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी की बात है, तैयारी तो चल ही रही है। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने देखा होगा कि कल भारत सरकार के द्वारा भी एक नया पैकेज जो है वो तीसरी लहर की तैयारी के लिए अनाउंस किया गया है, तो उसके लिए भी ऑलमोस्ट उसके 6 कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग भी उसी स्तर पे काम कर रहे हैं कि कैसे हमने HRD कंपोनेंट को इंक्रीज़ करना है, कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना है, ऑक्सीजन को ऑगमेंट करना है। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 40 PSA प्लांट्स और ऑक्सीजन के हमें दिए गए हैं, जो कि 15 जुलाई से पहले उसको कंप्लीट होने हैं।
वो भी सारा काम उसके ऊपर चल रहा है। सभी जगह पर जो ICU बेड्स हैं उनको एनहांस किया जा रहा है। पेडियाट्रिक, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली ये बात की जा रही है कि जब थर्ड वेव आए तो उसमें जो पेडियाट्रिक कंपोनेंट है वो हायर हो सकता है, इसलिए पेडियाट्रिक ICUs का विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है। पेडियाट्रिक से कनेक्टेड HRDs जो हैं, हमें पेडियाट्रिशियंस चाहिए, उससे कनेक्टेड जो भी मटेरियल्स हैं वो चाहिए। ड्रग्स के लिए जो हम अपना बफर स्टॉक्स बना सकते हैं उसको हम बना के रखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तैयारी चल रही है, और कभी भी हमने सेकेंड वेव के बाद कभी भी ऐसा नहीं समझा कि जो कोरोना है वो उसकी तैयारी एक दिन के लिए भी बंद कर दी जाए, और जो कॉन्टिन्यूइंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी चल रही हैं। हरियाणा ओबीसी मोर्चा ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया। इसमें हरियाणा के उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव समेत कई स्थायी सदस्यों को जगह दी गई। इस मोर्चे में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को भी शामिल किया गया। ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी का ऐलान करते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि नई ऊर्जावान टीम बढ़िया काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा जगह दी है। इसके लिए वो उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से लेकर के जो एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखती है, और ओबीसी वर्ग जो बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर है उसमें ये उम्मीद जगी है कि इस सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, और सभी पढ़े लिखे युवा मंत्रियों को जिस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का पूरा मान सम्मान किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न वर्गों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जो संगठनात्मक दृष्टि से रचना करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग में काम करने के लिए मुझे हरियाणा प्रदेश का दायित्व सौंपा है, और हमने पूरी मशक्कत करके, पूरी मेहनत करके, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई नायब सिंह सैनी जी जो वर्तमान में सांसद भी हैं यहाँ बैठे हैं, पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री मदन चौहान जी जो वर्तमान में हमारे यमुनानगर के मेयर हैं, इन सब से, और बाकी हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे तीनों महामंत्री, हम सब ने बैठ कर के एक अपनी ओबीसी वर्ग की हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिनका आज मैं आपके सामने आज उसकी घोषणा कर रहा हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हमने पूरी रचना की है और कोशिश की है कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए अच्छे काम करने वाले, अच्छा संगठन में अपना दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें स्थान दिया गया है। ऐसे बहुत से और अन्य लोग भी हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, जो काम करने वाले हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है संगठन की। उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि सभी नेताओं को इसमें समायोजित किया जाए, सबको इसमें शामिल किया जाए और सबको जो है ना ओबीसी वर्ग में काम करने के लिए जो है ना एक अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे साथी जो पीछे भी अच्छे काम करते रहे हैं, पार्टी के अंदर भी, ओबीसी मोर्चा के अंदर भी, लेकिन इसमें उनका शायद स्थान ना रहा हो, लेकिन हम उनको किसी न किसी काम पर उनको भी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को किसी न किसी दायित्व, कोई ना कोई दायित्व दिया जाता है, जिससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने में सभी कार्यकर्ता अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, हमने जो ओबीसी हरियाणा प्रदेश की जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई गई है। आज फरीदाबाद जिले में बीजेपी जिला फरीदाबाद की कार्य समिति की बैठक मिलन वाटिका सेक्टर 11 में की गई,
जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायकगण व भाजपा प्रदेश और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्य समिति के उद्घाटन सत्र के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो गई है, वहीं फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार में उनका राजनीतिक कद बढ़ा दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। लगातार आप देख रहे हैं बैठक तो हमारी नियमित होती है, मंडल से लेकर केंद्र तक लगातार पार्टी का एक सिस्टम है। लगातार हमारे संगठनों की बैठकें विधिवत होती हैं और ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक एक ई चिंतन शिविर हर विषय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच में हम उनको प्रशिक्षण, हमारा प्रशिक्षण विभाग राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जैसे कल रक्षा विषय होगा, देश की सुरक्षा पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये लगातार और ये प्रशिक्षण विभाग लगातार ही काम कर रहा है और हर विषय अलग अलग है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने केंद्र सरकार की जो 7 साल की उपलब्धियां हैं उन पर पूरे विस्तार से पूरे देश के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो ऐसे ही आज अपना अब ऊपर से नीचे, फिर राज्य में, फिर जिलों में, फिर मंडलों में, तो आज जिला स्तर पर ये एक तरह से प्रशिक्षण विभाग द्वारा ई चिंतन शिविर है, कार्यक्रम है। उसमें आज मुख्य तौर पर केंद्र सरकार हर वर्ग होंगे, अलग अलग समय पर अलग होगा। तो पहला जो विषय है आज का इस बैठक का जिले में, तो पहला है केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियां उन कार्यकर्ताओं के बीच में रखी जाएंगी, जिससे आम जनता के बीच में पिछले 7 साल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लोगों के हित में, गांव गरीब किसान के हित में बनाई हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी। साथ ही आपको बता दें कि आज जगधारी रामलीला भवन में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है, जहां ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रत्नलाल कटारिया मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम का किसान विरोध कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील किया गया है। किसानों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खींची और पुलिस ने किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया। किसानों का कहना है कि हमने पहले ही ऐलान किया था कि बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रोज तो कंवरपाल करके जो शिक्षा मंत्री बनाया बात करता है, किसान की जो शिक्षा मंत्री बनाया उसको लेकर आज क्योंकि सबसे ज्यादा बयानबाजी हरियाणा के किसानों के बारे में ये बोलता है, जिससे दोबारा फिर पूछने आया काले कानून में इसमें अच्छा ही क्या, चाहे प्रशासन जितना मर्जी लगा दे, बैरिकेड जितना लगा दे, हमें पता लगा है, हमारे पास भी खुद रिपोर्ट है, अम्बाड़े तक प्रशासन यहाँ लगाया गया है। क्यों ही यमुनानगर में कोई प्रशासन नहीं है? आज ये अम्बाड़ा काफ़ी जिलों की यहाँ पुलिस आई हुई है। अगर हम अंदर नहीं जाने दिए, हमारी बातचीत नहीं होने दी मंत्री से, तो हम बैरिकेड तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विरोध भी जताएंगे और बात भी करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आज हमसे मंत्री से मिलवा दें, क्योंकि इनकी मंत्री के औकात तो नहीं, आज किसानों से बात कर लेंगे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आना है तो बिना प्रोटेक्शन के, बिना प्रशासन के साथ होना, पता लग जाएगा आपके में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बैरिकेड हम देखते हैं, बैरिकेड हमारे ट्रैक्टर आ चुके हैं, बैरिकेड देखेंगे, पर हमारा जो मकसद है काले झंडे दिखाने प्रोग्राम उनको रद्द कराना। अगर प्रोग्राम प्रशासन यमुनानगर का नहीं रद्द करवाता तो हम बैरिकेड भी तोड़ेंगे। आज बीजेपी का रामलीला भवन में जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अन्य विधायक
उन्होंने प्रोग्राम रखा था और जिसका संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया हुआ है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, बीजेपी और जेजेपी के किसी भी मंत्री को, किसी भी एमएलए को का विरोध किया जाएगा, प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। उसी के तहत आज यहाँ जगाधरी में किसान इकट्ठे हुए और बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध जारी है। अभी भी किसान धरना देकर लगातार बैठे हैं। तो क्या मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ है आज यहाँ पर? हमें नहीं पता, यहाँ से आगे मंत्री का प्रोग्राम है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक दिया है, बैरिकेड तोड़े भी गए और अब जब पुलिस ने रोक दिया है तो किसान वहीं पर अपना धरना देकर बैठ गए हैं और जब तक मंत्री यहाँ रहेगा किसानों का धरना जारी रहेगा। तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आगे अभी हम यहाँ बैठे हैं और जब भी अगर दोबारा से भी किसी भी मंत्री का, विधायक का प्रोग्राम होगा, लगातार विरोध उनका हर बार ऐसे ही किया जाएगा। मेवात जिला परिषद के वार्डों का ड्रा मेवात उपायुक्त शक्ति सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला विकास पंचायत अधिकारी राकेश मोर ने जिला परिषद के वार्डों की लिस्ट बनाकर ड्रॉ निकालने के लिए उपस्थित अधिकारियों और मौजूद लोगों के सामने ड्रॉ निकलवाया। आपको बता दें कि मेवात जिला परिषद के 25 वार्डों में 2 वार्ड एससी व 2 वार्ड बीसीए के लिए आरक्षित हुए हैं। मेवात जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 एससी पुरुष व वार्ड नंबर 8 एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ। देखिए जी, ड्रॉ की जो प्रक्रिया है उसमें जो निर्धारित मापदंड और जो प्रक्रिया बताई गई थी उसके अनुसार एससी के लिए तो जो अधिकतम वोट प्रतिशत है उसके आधार पर वार्ड नंबर 1 और 8 जो है, जहां पर एससी की जनसंख्या ज़्यादा थी, वो एससी के लिए आरक्षित है, जिसमें से वार्ड नंबर 1 जो है वो एससी अदर देन वुमेन के लिए है। हाँ, 8 उसमें वुमेन का कौन सा है? पर्चियाँ तो दोनों मेरे को। वार्ड नंबर 1 जो है एससी अदर देन वुमेन के लिए और वार्ड नंबर 8 एससी वुमेन के लिए आरक्षित है। उसके अलावा ड्रॉ से जो निकाला गया है उसमें वार्ड नंबर 23 जो है बीसीए अदर देन वुमेन के लिए और वार्ड नंबर 20 जो है बीसीए वुमेन के लिए आरक्षित है। शेष वार्ड्स में जो है महिला कितने वार्ड दे दी उसको? फुल वार्ड, तो जो रिमेनिंग वार्ड हैं जी उसके अंदर वार्ड नंबर 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये महिला के लिए आरक्षित हैं और उसमें से जो वार्ड नंबर 20 है वो बीसीए महिला के लिए हो गया और जो शेष वार्ड है वो अदर देन वुमेन के लिए आरक्षित है। कैथल रोड स्थित जींद जिला भाजपा कार्यालय को पुलिस सुरक्षा घेरे में लिया गया। भाजपा की जींद जिला कार्यकारिणी बैठक में विशेष तौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा व सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। वहीं जींद से विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजयपाल सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला प्रधान राजू मोर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। किसान हंगामा कर सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार 5 में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया। सीएम फ्लाइंग टीम के द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया। आपको बता दें कि कॉल सेंटर के नाम पर जो ठगी की जा रही थी, Amazon कंपनी के फर्जी कर्मचारी बनकर ये लोग ठगी कर रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि ये लोग अमेरिकन मूल के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और जब सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा अचानक छापेमारी की गई तो उस वक्त कॉल सेंटर में 26 लड़के और 10 लड़कियां काम कर रही थी। हालांकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों की धरपकड़ करके साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस दिन रात कड़ी मशक्कत कर रही है। इसी क्रम में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठगों का पर्दाफाश करते हुए फरीदाबाद साइबर थाना की टीम ने गिरोह के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अभिषेक, अमित और राजेंद्र का नाम शामिल है। इस मामले में गिरोह का चौथा आरोपी प्रवीण फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश करके जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों को अदालत में पेश करके 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें उनसे मामले में गहनता से पूछताछ की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में क्वालिटी एक्वायरमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलने से पहले आज डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर उषा गुप्ता पहुंची और उन्होंने सिविल अस्पताल बादशाह खान में मिलने वाली फैसिलिटी और क्वालिटी का जायजा लिया और बताया कि क्वालिटी एक्वायर्ड सर्टिफिकेट अस्पताल को पहले भी मिल चुका है, लेकिन यह सर्टिफिकेट 3 साल में रिन्यू होता है।
ऐसे में अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटी है और मरीजों को कैसा इलाज मिल रहा है, क्या अस्पताल क्वालिटी एक्वायरमेंट सर्टिफिकेट रिन्यू के लिए पूरे मापदंड में खरा है या नहीं, इसका जायजा लेना होता है। इसी के लिए वह आज यहाँ पहुंची। उन्होंने पाया कि अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं और व्यवस्था ठीक है। देखिए, इसके उद्देश्य कई सारे हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसकी आप जानते हैं एनक्वास सर्टिफाइड है और एनक्वास सर्टिफिकेशन के हर 3 साल में रीसर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो जिसके कुछ मापदंड होते हैं, तो मैं आज वही देखने आई हूँ कि रीसर्टिफिकेशन से पहले मापदंड को कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है, आपने देखा होगा साइनेजेस बहुत बढ़िया हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही आप जानते हैं कि जो सीजन चल रहा है अभी मलेरिया और डेंगू का चल रहा है, तो वो सीज़न में मलेरिया डेंगू की हमारी क्या तैयारियाँ हैं उन सबको मैंने देखा है और बड़े अच्छे तरीके से सिविल सर्जन डॉक्टर पूनिया हैं, डीएमओ मिस्टर राम प्रकाश हैं, इन्होंने राम कुमार जी बहुत बढ़िया तरीके से सारा मैनेज किया हुआ है। तो H1N1 का सीज़न आने वाला है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने के लिए आज हम यहाँ आए थे, तो वो आज हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया। मैम, बात करें कोरोना की, पिछले जो सीजन गया है अभी कोरोना का सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने की वो हो रही है। पिछले वेव में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी भूमिका निभा के बिल्कुल कंट्रोल में रखा सब कुछ मामला, तो अब किस तरीके की तैयारियां हैं मैम? देखिए, वो तैयारियां भी हम लोगों ने देखी है। आप लोगों को पता होगा पहले यहाँ पर लैब नहीं थी, मॉलिक्यूलर लैब चालू हो गई है, जिसकी कि 500 की कैपेसिटी है पर डे की। अगर पॉजिटिविटी कम रहती है तो उसके कई मल्टीपल में भी टेस्ट किया जा सकता है फूलिंग करके, तो वो इन्होंने कर लिया है। ऑक्सीजन के PSA प्लांट पूरे लग गए हैं, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। एक बगल में ही एक एरिया है जिसमें कि टाटा के साथ में मिलकर जो फर्म है उनके साथ में मिलकर 96 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, जो कि 20 साल तक चलेगा। तो ये सारी तैयारियां की गई है। पीडियाट्रिक बेड है, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग्स हो गई है सभी लोगों की। तो मेरे ख्याल से फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्जन डॉक्टर पूनिया, PMO डॉक्टर सविता, इन लोगों ने मिलकर भरकस प्रयास किए और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थैंक यू। पलवल में नगर आयुक्त कार्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं, जो कि अपने वार्ड में सड़कों और पानी निकासी की बदहाली से काफी परेशान हैं। इनका आरोप है कि वार्ड में जो रास्ते पक्के थे, अमृत योजना के सीवरेज व पीने की पाइपलाइन डालने की वजह से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और ज्यादातर रास्ते पहले से ही कच्चे थे। थोड़े बिना बारिश के भी इन रास्तों से निकलना दुर्लभ हो रहा है। बाकी बारिश आने के बाद तो यहाँ निकलना नामुमकिन है, क्योंकि रास्ते कच्चे होने की वजह से यहाँ कीचड़ हो जाता है, फिर पैदल भी नहीं चला जाता है। हमारी रास्ते की समस्या है जी, हमारा मेन रास्ता बन जाना चाहिए। हम रात लेकर के जा रहे, ठेंद ऐसी न गिर गए, हमारे एक आदमी की तो हड्डी टूटी पड़ी है, कहीं की पसली टूट जा। इनने तो अपना सुख तो दिख लो, दूसरे सुख ने मोदी साहब तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, जबकि उसने ये कही मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, यू ही साथ है। किस तरह के रास्ते हैं? रास्ते ऐसे जी, घोटू घोटू गड्ढे हैं, पानी भर रहा, रिपटन वहरी है, रिपट के गिर जाए। 2 आदमी तो चलो अब भी दिखा दें, हम खाट में पड़े। बारिश के मौसम में कैसे हो जाते हैं ये? बारिश के मौसम में तो लिखसो ही न जाए, बारिश में ही हो ये कर्म, और का सूखा में तो लिखकर ही जाए आदमी। अब यहाँ मैडम मिली आपको जो नगर? नहीं मिली। क्या पहले कभी शिकायत करी इस बारे में? पहले शिकायत, ये तो शिकायत तो सब चलती रहे, सिवा कागज जनता ही पहुँचे और बाकी वहीं वहीं खत्म है। वार्ड में जी ये सबसे बड़ी परेशानी है, यदि कोई आदमी बीमार हो जाता है तो ना ही कोई एम्बुलेंस पहुंच सकती है, ना ही कोई आदमी को मरीज को हॉस्पिटल ले जा सकता है। अब वहीं दम तोड़ देगा आदमी, इतनी जर्जर हालत है रास्तों की, बहुत ख़राब है जी। बारिश आते ही तो आदमी अपने घरों में ही बंद रह सकता है, कोई व्यवस्था नहीं कैसी भी। और इसी साल इसे 5 साल हो गए जी, कम से कम 5 साल हो गए इस रास्ते को जर्जर होते। नाली रुकी पड़ी है, नाली पानी ओवर फेंक रही है, कोई निकास नहीं है। अब JCB चला दी उसने और रास्ते बिगाड़ दिए, काम कोई फाइनल नहीं है जी। नरक के जीवन जी रहे हैं, घना, बहुत ही घना नरक की जीवन है जी। शिकायत करी आपने इससे पहले कभी? हाँ जी, शिकायत भी करी, कह रहा कोई बोल देते हैं कि आ रहे हैं, देखते हैं, आ रहे हैं, देखते हैं, लेकिन कोई नहीं पहुँचता वापस वहाँ। आज मैडम मिली यहाँ पे? नहीं मिली, जो मीटिंग में गई हुई है, कल बोला था कि मिलूंगी, आज मीटिंग गई हुई है जी। हमारे वार्ड में सबसे मुख्य जो समस्या है आज रोड की है, जिन रोडों को आज से कुछ दिन पहले बड़ी मेहनत मशक्कत करके पक्का बनाया गया था,
उन रोडों को अमृत योजना की आड़ में जिस तरीके से तोड़कर डाल दिया गया है, आमजन वहाँ पूरी तरीके से प्रभावित है। न लोग आ सकते हैं न जा सकते हैं। आज से लगभग 2 वर्ष पहले आज के विधायक दीपक मंगला जी ने उत्तर प्रदेश कैनाल की पटरी का उद्घाटन किया था, जिसका कार्य अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ है। और मैंने अपने सदन के माध्यम से जब ईओ से पूछा कि भाई काम स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो ईओ साहब ने जवाब दिया कि उसकी एनओसी नहीं आई है। जब एनओसी नहीं आई है तो पत्थर किस बेस पे लगा दिया गया, उद्घाटन किस बेस पे कर दिया गया? 75 आपके रास्ते कच्चे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? आपने आवाज़ नहीं उठाई इनको लेकर सदन में? मैंने हमेशा जब मुझे मौका मिला है सदन के माध्यम से या सदन के बाहर, मैंने हमेशा इसको आवाज़ उठाने की कोशिश की है। अधिकारियों के पास भी गया, उस टाइम के विजयपाल ईओ थे, जो मैंने हमेशा उनको ज्ञापन दिया और लिखित में दिया कि ईओ साहब जिस तरीके से ये कार्य चल रहा है आपकी अमृत योजना का, ये प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। एस्टीमेट और आपके वर्क ऑर्डर के आधार पर जो पाइप डालने चाहिए, पाइप के नीचे उसको बेस बनाना चाहिए थे, वो बेस नहीं बनाया गया। उनको कच्चे मिट्टी के अंदर पाइपों को डाल दिया गया, जिससे कि लोगों को भी समस्या होगी। आने वाले समय वो पाइप लीकेज होंगे और उनकी गंदगी हमारे घरों में घुसेगी। किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? हमने भी देखा है वार्ड में जाकर, सारे रास्ते लगभग कच्चे हैं, तो कैसे? सर बड़ी अजीब सी बात ये है कि जो रिश्तेदार या कोई अपना यारा प्यारा बारिश के बाद आता है तो 4 दफ़े उसको सोचना पड़ता है कि घर तक जाना कैसे है। मोहन नगर, कैलाश नगर की आम जनता आज नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। अगर जैसे बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, फिलहाल तो छुट्टी चल रही है, तो वहाँ कैसी हालत होती है उनकी? सर मैं आपको बता दूं, बच्चों की तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। जब आम जो बड़ा इंसान है वो भी नहीं निकल पा रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं 4 दफ़े सोचना पड़ता है कि किस रास्ते से जाया जाए और किस रास्ते से आया जाए, क्योंकि 80% गलियां अभी टूटी पड़ी हैं, जिनके अंदर पूरी तरीके से पानी भराव हो जाता है। जल भराव की बहुत मोटी समस्या है, नालियाँ बंद पड़ी हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत बुरी हालत है सर। कोई इमरजेंसी में ज़्यादा बीमार हो जाए तो यह विषय भी जो आप बता रहे हैं, अमृत की वजह से जो लोगों को कठिनाई का सामना कर रहा है, ये भी सब ध्यान में आया था। और इसमें मैंने हर हफ्ते बैठक में ले रही हूँ, जो अमृत की एजेंसी है, इस बारे में हमने निर्देशालय से भी एक स्पेशल परमिशन लेके कर लिया है कि अभी हमारा फोकस यही है कि जो रोड पहले कार्य किए गए थे और उसकी वजह से टूटी हुई है, उनको रिस्टोरेशन प्राथमिकता देते हुए करा रहे हैं, ताकि आम जन को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े बारिश में। और मुझे उम्मीद है कि ये काम भी बड़ी तेज़ी से होके लोगों को समस्या नहीं आएगी। इसके बारे में सारे दिशा निर्देश सीवर की एजेंसी को दे दिए गए। देखिए ये भी और इसके बारे में भी जो ज़रूरी दिशा निर्देश थे वो कार्यकारी अभियंता और एजेंसी को दे दिए गए थे, क्योंकि अब बारिश ऑलमोस्ट आने ही वाली है। तो प्राथमिकता ये है कि जितना जैसे भी किया जा सकता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी के पास कोई रास्ता ना बचे। तो जो आप बात बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो करना चाहिए। पलवल में महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तभी पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी बलजीत कैंप थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। ये मामला ऐसा था, इस लेडीज ने फ़ोन किया किसी ठेकेदार के पास, वो गलती से इसके पास लग गया बलजीत, तो जो आरोपी है। तो इनकी आपस में बात हुई, इसने कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरा पति दूर रहता है घर का गुजारा के लिए, तो इसने इससे बात की मैं नौकरी लगा दूँगा। इसने एक दिन यहाँ अभी बस स्टैंड पर बुला ली थी 7 तारीख को, और उसके ले जाके उसको कुछ नशा में पानी वानी पिला के उसको कमरे में ले जाके रेप वगैरह किया। लेडीज ने 8 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट करी, हमने उसी रोज फौरन मुकदमा दर्ज कर आरोपी को शाम को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों के साथ बढ़ती महंगाई पर आज कांग्रेस का गुस्सा फूटा। कांग्रेस ने आज शहर में साइकिल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लाल बत्ती चौक पर पहुंचकर पीएम का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भाजपा ने देश की जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, क्या यही अच्छे दिन है? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इतना ही नहीं, खाद तेल, वनस्पति घी के साथ साथ खाद्य पदार्थों के दाम आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। खासकर गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता एक
देख रहे हैं। तो ये बात किसी देश के किसी नागरिक से छूटी नहीं है कि जो तेल के जो दाम है, पेट्रोल और डीजल के आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है साइकिल यात्रा करके इसके विरुद्ध में जो है प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार को चेताने का काम किया है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से अगर वो बढ़ते चले जाएंगे तो विरोध जो है और उग्र होता चला जाएगा। आज भी आप देखेंगे कि हज़ारों साथी हमारे यहाँ पे साथ में आए हैं और धीरे धीरे जो ये मुद्दा जो है आज लोगों को समझ में आने लगा है। जो खोखली राष्ट्रीयता के नीचे जो इस बात को दबाया जाता था, राष्ट्रवाद के नीचे, आज कहीं ना कहीं आम आदमी त्रस्त है, मिडिल क्लास जो है देश का त्रस्त है और आज वो इंतज़ार कर रहा है कि कैसे इस देश की कमान जो है मोदी सरकार से छीन के कांग्रेस के हाथ में आए और वापस से जो भले दिन थे, जिन अच्छे दिनों की इन्होंने बात करी थी, आज उनको भूलना चाहता है आदमी। एक पूरे सपने की तरह उन भले दिन जो कांग्रेस के राज में थे, आज उनको वापस से याद किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि सारे साथी जो ज्वलंत मुद्दे को जो है वो इकट्ठा होकर इसको उठाएं और लोगों के बीच में लोगों की जो शिकायत है वो सरकार के सामने रखें। जो पुतला फूका आज महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने जिला अध्यक्ष सुकेश दीवान के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अभी होने वाले निकाय चुनाव में सिंपल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप पार्टी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए वे पूरे प्रदेश में संपर्क अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंत्री बदल दिए, लेकिन इंजन में खराबी है, डिब्बे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभाओं का दौरा मैं उसमें कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। संगठन को वार्ड लेवल पे बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए उस योजना में हम लगे हुए हैं। पूरा पंचायत के चुनाव, लोक समिति के, जिला परिषद के, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के और फिर विधानसभा के, हर स्तर पे हम चुनाव लड़ेंगे चुनाव चिन्ह के साथ। आज पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 35% तक पहुंच गई है। पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हालांकि पीएचडी तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन के अंदर लगते हैं। बहुत शर्म की बात है कि युवक मजबूरी के अंदर गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा। पिछले 7 साल में हरियाणा के अंदर एक भी नया उद्योग नहीं लगा। कानून व्यवस्था खराब होने के कारण मारुति जैसे प्रतिष्ठित उद्योग की कुछ ब्रांचेज यहाँ से निकलकर गुजरात की तरफ चली गई। खट्टर साहब ने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान में बताई। पिछले लगभग 8 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, ना मुख्यमंत्री बात करते हैं ना प्रधानमंत्री बात करते हैं। 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलती हुई डरती हैं। हर रोज बलात्कार तक की खबरें अखबार के प्रमुख पृष्ठों पे छपती हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर हरियाणा अपराधों की राजधानी बन गया है। खट्टर साहब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हर वर्ग में राज है, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। आप पूरी फरीदाबाद के अंदर देखिए, 1 लाख गरीब मजदूरों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। कोरोना में जिनको रोजगार नहीं मिला, भूख मरने की नौबत पे थे, उनकी जिंदगी भर की कमाई को बुलडोजर के साथ हटा के और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद उसको पुनर्वास की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने अभी तक नहीं की। तोड़ने का तो एक ऑर्डर लागू कर रहे हैं, मगर पुनर्वास का ऑर्डर है उसको लागू नहीं कर रहे। सर, जिस प्रकार से आपने जिला परिषद के चुनाव, पंचायत चुनाव की बात की, हरियाणा सरकार ने पिछली दफा पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का निर्णय लिया था और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलाउ की थी कि मिनिमम क्राइटेरिया ये होना चाहिए।
इस बार भी यही रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो पढ़ी लिखी पंचायत थी पिछले 10 ओवर में कामयाब हुई? देखिए, पंचायत इन्होंने भंग कर दी। पढ़े लिखे होना तो अच्छी बात है, और जितना युवक अगर आगे बढ़ेंगे तो एक जज्बे के साथ में, बुजुर्गों का तजुर्बा साथ में लेते हुए वो विकास के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार इस देश में सबसे युवा सरकार है। हमारे जितने मंत्री हैं, हमारे जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री, सभी युवा हैं। और उन युवाओं का कमाल देखो, 2.5 गुना हमारा बजट कर दिया, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, प्रॉफिट में। अकेली सरकार है दिल्ली की जो 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, प्रॉफिट में चल रही है। 200 यूनिट बिजली हर मीटर के साथ फ्री दे रही है। घर में 4 मीटर है तो 800 यूनिट बिजली की फ्री मिलती है हर महीने। हर मीटर के साथ 50,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर आ जाए, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज पे चाहे 2 करोड़ रुपए लेके प्राइवेट में कराए तो सरकारी में कराए, दिल्ली सरकार पैसा देती है। हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए